नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मैं सौरभ भारती आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, बात करेंगे आज हम इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन की प्रियम्बल की प्रस्तावना की। दोस्तों, इसके बिना हमारा संविधान अधूरा है और प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का एक इंटीग्रल पार्ट है। केशवानंद भारती जो केस था उस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह क्लियर किया था कि इट इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये हमारे संविधान का एक अभूतपूर्व हिस्सा है। तो बात करते हैं इस संविधान की प्रस्तावना क्या है। दोस्तों, जैसे हम कोई भी बुक लेके आते हैं ना, किताब वगैरह, तो उसका जो सबसे पहला पन्ना होता है उसमें किताब का एक मुख्य पृष्ठ लिखा होता है कि किताब किस बारे में है, इस किताब में क्या क्या बातें लिखी गई हैं, इस किताब के क्या क्या उद्देश्य हैं, ये सारी बातें लिखी होती है। ऐसे ही हमारे संविधान की जो प्रस्तावना है, इसे संविधान की उद्देशिका भी कहते हैं या फिर हम इसे प्रियम्बल भी कहते हैं। संविधान की प्रस्तावना की बात दोस्तों बहुत पहले ही हो चुकी थी, है ना। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा की जो बैठक हुई उसमें उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया और बाद में उसी को 22 जनवरी 1947 को संविधान की प्रस्तावना के रूप में स्वीकार कर लिया गया। दोस्तों, संविधान के अंदर एक प्रस्तावना होनी चाहिए, ये कंसेप्ट हमने यूएसए से लिया है। यूएसए में भी जो डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस है उसके अंदर एक प्रस्तावना की बात होती है। उस प्रस्तावना के अंदर ये वादे किए गए हैं वहाँ की सरकार ने वहाँ की जनता से कि आपके क्या क्या राइट्स होंगे, आपके क्या क्या मौलिक अधिकार होंगे, आप किन किन चीज़ों के लिए इस देश पे डिपेंडेंट रह सकते हैं। ये सारी बातें उन्होंने जनता से की थी। तो दोस्तों, मैं यहीं से शुरू करना चाहूँगा। सबसे पहले मैं बात करूँगा उद्देश्य प्रस्ताव के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे उद्देश्य प्रस्ताव, यानी कि ऑब्जेक्टिव मोशन। ऑब्जेक्टिव मोशन मतलब संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई ना, वो पहली बैठक हुई 9 दिसंबर 1946 को, ठीक है। दूसरी बैठक जो हुई वो हुई 10 दिसंबर को, तीसरी हुई 11 दिसंबर को। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, और फिर 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, है ना। 22 जनवरी 1947 को इस प्रस्ताव को संविधान की प्रस्तावना के रूप में स्वीकार कर लिया गया। समझ रहे हैं आप। तो सबसे पहली बात तो ये आप ध्यान रखेंगे कि 13 दिसंबर 1946 को एक प्रस्ताव पेश किया गया था जिसको ऑब्जेक्टिव मोशन बोला गया, और 22 दिसंबर 1947 को इसे संविधान की प्रस्तावना के रूप में स्वीकार कर लिया गया। इसके बाद 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ और पार्शली लागू हुआ, और 26 जनवरी 1950 को संविधान पूर्ण रूप से पूरे देश पर लागू हो गया, है ना। तो उसमें हमारी संविधान की प्रस्तावना भी थी। सबसे पहला जो मुख्य पृष्ठ हम खोलते हैं वो संविधान की प्रस्तावना का कुछ ऐसा दिखाई देता है, कुछ ऐसा। समझ रहे हैं आप। भारत की जो संविधान की उद्देशिका है, पहले तो आप उसको एक बार पढ़िए। क्या लिखा है इसमें? हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता, अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 मिति मार्गशीर्ष शुल्क सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मनिर्भर करते हैं। ये वादा किया गया था भारत के लोगों से। क्या? वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलमली रिजॉल्व द कॉन्स्टिट्यूशन इनटू अ सोवेरियन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड टू सिक्योर all its citizens justice, social, economic and political liberty of thought, expression, belief, faith of worship,
equality of status and opportunity, and to promote among them all the fraternity, assume the dignity and the individual and the unity and integrity of nature in our Constitution Assembly in the 26th day of November 1949 to hereby adopt the enact and give to ourselves this Constitution. ये हमारी संविधान की वर्तमान प्रस्तावना है। अब दोस्तों इसको थोड़ा हम डाइसेक्ट करते हैं कि संविधान की प्रस्तावना कहना क्या चाहती है। सबसे पहले आप देखिए संविधान की प्रस्ताव में लिखा है हम भारत के लोग। सबसे पहली लाइन जिस पर हमें हाईलाइट करनी चाहिए, हम भारत के लोग, यानी कि यहां से अपन को बात पता चलती है कि हमारे देश की संविधान की संपूर्ण शक्ति किसके हाथों में है? भारत की जनता के हाथों में है। तो सबसे पहले मैं लिखता हूं प्रस्तावना के अनुसार, प्रस्तावना के अनुसार सबसे पहली बात, भारतीय संविधान की शक्ति का स्रोत भारत की जनता। संविधान को पूरे भारत पर लागू करने की या संविधान के अंदर जो प्रावधान है उन्हें भारत की प्रत्येक लोग मानेंगे। ये जो शक्ति है संविधान को किसने दी है? भारत की जनता ने ही दी। बात समझ रहे? तभी इसमें लिखा है हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, यानी कि प्रस्तावना के अनुसार, प्रस्तावना के अनुसार भारत कैसा देश है? भारत एक कैसा देश है? भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न सॉवरेन, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न ऐसा देश जो किसी भी बाहरी दबाव से मुक्त है, ऐसा देश जो अपने सभी डिसीजन, चाहे किसी भी विषय पर कोई भी डिसीजन लेना हो वो डिसीजन लेने के लिए स्वतंत्र है, ऐसा देश संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न कहलाता है। हम हमारे देश के हित में जो सबसे बेस्ट चीज होगी वो निर्णय लेंगे। हमें किसी भी अन्य देश के नियम कानून या उसकी किसी बात को मानने की बाध्यता नहीं है, कि कोई बाध्यता नहीं है। समझ रहे आप? तो भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक कैसा देश है? लोकतंत्रात्मक, डेमोक्रेटिक, अर्थात भारत के जितने भी नागरिक हैं उन सभी को अपनी लीडरशिप, अपने नेता चुनने का अधिकार होगा। भारत के प्रत्येक नागरिक को वोट देने का अधिकार होगा। जब वो एक वोट देने की आयु तक पहुंच जाएगा तो उसे वोट देने का अधिकार होगा। जहां एक सर एक वोट होता है, इसी को हम लोकतंत्र कहते हैं। अर्थात यहां पर राजा का बेटा राजा बने, हेरिडिटी हो, राजतंत्र का सिस्टम नहीं है। जनता जिसे चाहेगी उसे अपना लीडर चुनेगी। तो भारत एक लोकतंत्रात्मक, गणतंत्र होगा, रिपब्लिक होगा। गणतंत्र के लिए क्या शब्द आता है? रिपब्लिक। लोकतंत्र के लिए डेमोक्रेटिक, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न सॉवरेन। समझ रहे आप? गणतंत्र का अर्थ है जनता का चुना हुआ व्यक्ति आगे चलकर लीडर चुनेगा। चुने हुए लोगों द्वारा जब आपके राजा का चुनाव किया जाता है, जब आपके नेता का चुनाव किया जाता है, तो इसे गणतंत्र कहते हैं। जैसे आप अपने एमपी चुनते हो, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सांसद, आप अपने एमएलए चुनते हो यानी कि विधायक चुनते हो, और आगे चल के ये जो सांसद है यही आपका प्रधानमंत्री चुनता है। ये एमएलए जो है, विधायक जो है, यही आगे चल के आपके मुख्यमंत्री कौन बनेगा इस बात के लिए फैसला लेता है या इस बात के लिए वोट करता है। आप कभी भी अपना सीएम, चीफ मिनिस्टर डायरेक्टली नहीं चुनते, आप सिर्फ अपना विधायक चुनते हैं। आपका चुना हुआ विधायक जो है वो आगे चल के फिर क्या करता है? चीफ मिनिस्टर वगैरह के लिए वो वोटिंग करता है। आप अपना प्रधानमंत्री डायरेक्ट नहीं चुनते हैं, आप अपना सांसद चुनते हैं और फिर वो सांसद आगे चल के क्या करते हैं? आपका प्रधानमंत्री चुनते हैं। इसी को गणतंत्र कहा जाता है। इसके बाद दोस्तों एक शब्द और जोड़ा गया जो पहले नहीं था,
वो शब्द जोड़ा गया पंथ निरपेक्ष। ये शब्द बाद में जोड़ा गया, अभी आगे बताऊंगा मैं आपको। पंथ निरपेक्ष यानी कि सेक्युलर, इसका क्या अर्थ है? देखिए, पंथ निरपेक्ष का अर्थ है कि भारत में किसी भी पंथ या धर्म को प्राथमिकता नहीं है। भारत किसी एक पंथ या धर्म को मानकर नहीं चलेगा। भारत के प्रत्येक व्यक्ति को सभी प्रकार का जैसी उसकी आस्था है, उसकी आस्था को, धर्म को बराबरी का सम्मान मिलेगा। किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होगा। यही पंथ निरपेक्षता है। फिर देखिए दोस्तों, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, यानी कि प्रस्तावना में तीन प्रकार के न्याय की बात कही गई है। संविधान में कितने प्रकार की न्याय की बात करेंगे? तीन प्रकार की। दैट विल बी सामाजिक यानी कि सोशल जस्टिस, आर्थिक यानी कि इकोनॉमिक जस्टिस, और तीसरा है राजनीतिक यानी कि पॉलिटिकल जस्टिस। क्या मतलब है इस बात का? दोस्तों, हमारे देश के प्रत्येक नागरिक को किसी भी प्रकार के न्याय की अगर जरूरत है तो वो उस न्याय से किसी भी प्रकार से उसे वंचित नहीं किया जा सकता। उसकी पूरी बात सुनी जाएगी। और यहां पे हम किस किस प्रकार के न्याय की बात कर रहे हैं? सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस। समाज के अंदर उसे सभी लोगों के बराबरी के अधिकार प्राप्त होंगे। उसे किसी भी तरह से हीन नहीं माना जाएगा, उसे नीचे नहीं माना जाएगा, बराबरी का दर्जा दिया जाएगा। उसे आर्थिक रूप से अपनी प्रगति करने, कोई भी काम को चुनने, किसी भी व्यवसाय को अपनाने की पूरी छूट होगी। ऐसा कभी नहीं होगा कि किसी व्यक्ति के पिताजी क्या काम करते हैं, उनका खानदानी पेशा क्या है, उसी के अनुसार उसे काम करना होगा। नहीं, वो अपनी इच्छा के अनुसार चाहे जैसा ट्रेड अपना चुन सकता है। राजनीतिक न्याय, प्रत्येक व्यक्ति को अपने राजनीतिक विचारों को प्रदर्शित करने, अपनी राजनीतिक विचारधारा के अनुसार पार्टी बनाने या पार्टी चुनने का अधिकार होगा। इसमें किसी प्रकार की कोई भेदभाव नहीं होगा। जैसे आप चाइना में जाते हैं, वन पार्टी सिस्टम है कि वहां पर सिर्फ एक ही पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। या फिर आप अमेरिका में जाते हैं, वहां दो ही पार्टियां हैं, रिपब्लिकन पार्टी या डेमोक्रेटिक पार्टी। नहीं, हमारे यहां पर आप चाहे जितनी पार्टी बना सकते हैं, किसी भी पार्टी से एसोसिएट हो सकते हैं, कोई मना नहीं करेगा। तो प्रस्तावना इस बात की गारंटी लेती है कि भारत का प्रत्येक नागरिक सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्राप्त कर सके। फिर प्रस्तावना हमारे भारतीय के नागरिकों को कुछ स्वतंत्रता की बात करती है, जैसे विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। लिख देता हूं मैं। 3 हो गया। चौथी बात जो करती है, प्रस्तावना में निम्न प्रकार की स्वतंत्रताओं का उल्लेख है। देखिए, इसमें विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, उपासना या पूजा पद्धति। आप समझ रहे? आपकी जो भी विचार है ना, आपके जो भी थॉट है, आपके जो भी एक्सप्रेशन है, आपका जो भी रिलीजन है, आपका जो भी फेथ है, आपकी जो भी पूजा पद्धति है, उसमें किसी प्रकार की कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। आप चाहे जैसे विचार, अभिव्यक्ति, आपका जो विश्वास है, धर्म है, आपकी जो उपासना है, आप उन सब की स्वतंत्रता है। आप किसी भी प्रकार से अपनी आलोचना करना चाहते हैं किसी की, आप किसी की तरफदारी करना चाहते हैं, आप करिए, आपको कोई नहीं रोकेगा।
हाँ, यहां मैं थोड़ा सा ऐड कर दूं। देखिए, आप किसी की आलोचना करना चाहते हैं, वो एक व्यक्ति हो सकता है, वो कोई पार्टी हो सकती है। आप चाहे देश की प्रधानमंत्री की आलोचना करिए, आपको हक है, पर आप इस देश की आलोचना नहीं कर सकते। कई बार अभी जैसे मान लीजिए कोई हो सकता है मेरी बात सुन के कहते कि सर कई लोगों को देशद्रोह के कानून आरोप में जेल में डाला हुआ है वगैरह। हाँ जी, डाला हुआ है, क्योंकि आपके विचारों की अभिव्यक्ति इतनी आगे नहीं बढ़ सकती कि आप देश तोड़ने की बात करो। देश तोड़ने की बात नहीं होगी। देश है तो संविधान है। पहले देश बना है, उसके बाद हमने संविधान बनाया उस देश को चलाने के लिए, और आप देश तोड़ने की बात करोगे तो आप जस्टिफाई नहीं कर सकते। इसके अलावा देखिए आपको क्या है, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता मिलेगी। आपको क्या मिलेगी? प्रस्तावना, प्रतिष्ठा। प्रतिष्ठा मतलब मान सम्मान, प्रतिष्ठा या मान सम्मान, तथा अवसर की समानता। आपको पूरा बराबरी का मौका मिलेगा की बात करती है। आपको पूरा मौका मिलेगा कि आप अपने किसी भी विचार को लोगों के सामने प्रस्तुत करें, और सबसे पहली बात तो प्रस्तुत करने का मौका मिले। कई बार ऐसा होता था, पहले लोगों को अपने विचार बोलने का अधिकार ही नहीं था कि साहब तुम कहां बोलने लग गए, इतना तुम बोल ही नहीं सकते हो। ये नहीं होगा। प्लस कैसी भी नौकरी, कैसा भी बिजनेस, किसी भी जगह पर जाके कोई काम शुरू करना हो, आपको सभी को बराबरी का अवसर मिलेगा। आप कोई किसी से बड़े या छोटे नहीं है, आप जाइए और वहां पे काम कीजिए। तो देखिए, एक बार वापस बताता हूं मैं आपको। संविधान के प्रस्तावना के अनुसार भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणतंत्र पंथ निरपेक्ष राज्य होगा। प्रस्तावना के अनुसार नागरिकों को 3 प्रकार के न्याय का वादा किया गया है: सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। स्वतंत्रताओं की बात करी है विचार, अभिव्यक्ति, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, तथा प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, यह भी आपको मिलेगी। इसकी भी बात प्रस्तावना में की गई है। इसके अलावा देखिए, प्रस्तावना के अंदर संविधान के बनने की तारीख 26 नवंबर 1949 अच्छे से मेंशन है। इसके अलावा हिंदू महीना मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006, ये भी इसमें लिखा गया। साथ ही साथ देखिए, इसमें एक लाइन और आती है कि संविधान ये कोशिश करेगा कि भारत के सभी नागरिकों में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता और इसकी बंधुता बढ़ाने के लिए काम हो। फ्रेटर्निटी, ब्रदरहुड, अर्थात हर भारतीय दूसरे भारतीयों को अपना समझे। वो ये ना समझे कि हम किसी भी तरीके से एक दूसरे से गलत है, ऐसा नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। प्रस्तावना को एक बार चैलेंज भी आया। प्रस्तावना पूरा दर्पण है, आईना है कि आपका संविधान आपसे क्या चाहता है। पूरा दर्पण है यहां पे। पर एक बार एक केस था, केशवानंद भारती बनाम केरल सरकार। भारती जी की जमीन सरकार द्वारा ले ली गई थी, वो हाई कोर्ट में गए, वहां हार गए। उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट में गए। सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तावना का हवाला दिया गया और सामने वाले वकील ने कहा कि साहब, प्रस्तावना में जो लिखा हुआ है वो तो ऐसे ही है, वो कोई अनुच्छेद थोड़ी है, वो कोई कानून थोड़ी है। तब सुप्रीम कोर्ट ने यह ऐलान किया कि नहीं साहब, ऐसा नहीं है। प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है, क्योंकि उसमें संशोधन किया जा सकता है। तो मैं लिख देता हूं यहां पे, केशवानंद भारती बनाम केरल सरकार वाद में सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि, क्या स्पष्ट किया कि प्रस्तावना
संविधान का भाग है तथा इसमें संशोधन भी किया जा सकता है, किया जा सकता है। समझ रहे आप? ये केशवानंद भारती केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, समझ रहे आप? और एक्चुअल में इस केस की जो डेट है 24 अप्रैल 1973 को सुप्रीम कोर्ट ने या सर्वोच्च न्यायालय ने ये फैसला सुनाया था। इसके बाद ही कभी ये चीज नहीं आई कि प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया। उसके बाद अगर अपन देखें तो क्या प्रस्तावना में इसके बाद कभी संशोधन हुआ क्या? जी हां, बिल्कुल हुआ है। तो मैं लिख देता हूं, अब तक प्रस्तावना में एक ही बार संशोधन हुआ है, एक ही बार संशोधन हुआ है। समझ रहे आप? अब तक प्रस्तावना में एक ही बार संशोधन हुआ है और यह संशोधन हुआ था 42वां संविधान संशोधन। 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष व अखंडता शब्द जोड़े गए। अखंडता शब्द जोड़े गए। क्या क्या शब्द जोड़े भैया? अखंडता, समाजवादी और पंथ निरपेक्ष। कब जोड़े ये? 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में। कब जोड़े गए थे? 1976 में जोड़े गए थे। ये भी ध्यान रखना है अपन को। तो मैंने आपको पंथ निरपेक्ष शब्द तो बता दिया था, अखंडता भी ये है। अखंडता का मतलब ये है भारत के यूनियन में, संघ में जो राज्य शामिल हो चुके हैं, अब उनको यहां से अलग नहीं किया जा सकता, ये देश की अखंडता है। फिर समाजवाद। देखिए, समाजवाद पहले नहीं था, बाद में जोड़ा गया। तो मैं लिख देता हूं, एक भारत एक समाजवादी देश भी होगा। समाजवादी मतलब सोशलिस्ट। इसका जो सिंपल सा मतलब है समाजवादी का, कि भारत में सभी संसाधनों पर सभी का बराबरी का हक होगा। कोई भी संसाधन किसी एक वर्ग के लिए, जाति के लिए, धर्म के लिए सुरक्षित नहीं होंगे। सभी संसाधन सभी के होंगे। तो जब सभी संसाधन सभी के होते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं? समाजवाद कहते हैं। समझ रहे हैं आप? तो दोस्तों, प्रस्तावना को आप इस तरीके से पढ़िए, इसमें ऐसे ही सवाल आते हैं। जैसे ये क्वेश्चन कितनी बारी आया हुआ है कि प्रस्तावना में किस प्रकार के न्याय की बात की गई है? ये 3 प्रकार के न्याय की बात करी गई है। प्रस्तावना के अनुसार भारत कैसा देश होगा? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, लोकतंत्रात्मक, गणतंत्र, पंथनिरपेक्ष, समाजवादी। संविधान की प्रस्तावना में कौन सा शब्द नहीं है? संविधान की प्रस्तावना में किस प्रकार की स्वतंत्रताओं का उल्लेख है? संविधान की प्रस्तावना को कब स्वीकार किया गया था? स्वीकार कब किया गया था? बात समझ रहे हैं? उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था? किसने प्रस्तुत किया था? प्रस्तावना में अब तक कितनी बार संशोधन हो चुके हैं? प्रस्तावना में संशोधन कौन से संविधान संशोधन के अंतर्गत किया गया था? बात समझ रहे हैं? तो दोस्तों, ये सारे जो प्रश्न हैं ये प्रस्तावना से संबंधित है। आई थिंक आपको एक ब्रीफ के अंदर मैंने प्रेम्बल का आइडिया दे दिया है, और आप जो भी एग्जाम दे रहे हैं उसके अंदर इतना ही आप पढ़ के जाइए। इसमें से आपको क्वेश्चन मिलना होगा तो 100% यहाँ से क्वेश्चन मिल जाएगा। दोस्तों, इससे जुड़ा हुआ अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप जरूर मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपको जरूर रिप्लाई दूंगा। इस लेक्चर में दोस्तों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।